कहानी की शुरुआत में हमें एक खुशहाल फैमिली दिखाई जाती है। जीसन, उसकी बीवी बीथ और उनकी बेटी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे होते हैं। जीसन और बेथ आपस में बातों में मसरूफ थे तो अचानक उन्हें बाहर से लोगों की चीखों पुकार सुनाई देती है। दोनों हैरान होकर घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि गली में भगदड़ मची हुई है। लोग अपने घरों से सामान लेकर बाहर भाग रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा उनके सर पर मंडला रहा हो। जेसन और बीथ ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके पड़ोसी भी डरे हुए हैं और जल्दी जल्दी अपना घर खाली कर रहे हैं। इतने में वो देखता है कि पड़ोसी का बेटा सामान पैक कर रहा है। जेसन उससे पूछता है, बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो बच्चा जवाब देता है, मेरे पापा का एक दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसने बताया है कि एक जहरीला वायरस फैल गया है जो आम इंसान को मॉन्स्टर में बदल देता है। ये सुनकर जेसन हैरान रह जाता है, लेकिन इसी वक्त बच्चे की माँ आकर उसे पकड़ लेती है और वहां से ले जाने लगती है। जेसन जल्दी से उससे पूछता है, ये बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है? बच्चे की माँ तेज लहजे में जवाब देती है, अभी बताने का वक्त नहीं है, अपनी फैमिली को लो और उस शहर से फौरन निकल जाओ। ये सुनकर जेसन और बीथ के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जेसन जल्दी से अपनी बीवी और बेटी को गाड़ी में बैठाता है और शहर से बाहर निकलने के लिए भाग पड़ता है। लेकिन रास्ते में वो देखता है कि जो लोग पहले भाग रहे थे अब वो सब वापस शहर की तरफ लौट रहे हैं। ये मंजर मजीद अजीब लगता है। कुछ ही आगे जाकर उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। जीसन और उसकी फैमिली गाड़ी से बाहर उतरते हैं तो देखते हैं कि शहर से निकलने का वाहद रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। इसी दौरान आसमान में हेलीकॉप्टर्स गश्त करने लगते हैं और ऐलान किया जाता है, शहर में एक जहरीला वायरस फैल गया है, सब लोग फौरन अपने घरों को वापस लौट जाएं। ये सुनकर जेसन के दिल में शक पैदा होता है। वो सोचता है कि अगर वायरस वाकई फैल चुका है तो फिर हुकूमत लोगों को बाहर निकलने से क्यों रोक रही है? आखिर उन्हें घर वापस भेजने का मकसद किया है। इसी लम्हे करीब के पहाड़ से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। एक बहुत बड़ा पत्थर आकर सीधा उनकी गाड़ी पर गिरता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। पहाड़ हिलने लगता है और अगले ही पल उसके पीछे से 2 मिलिट्री फाइटर जेट्स निकलते हैं। वो फाइटर जेट्स पूरे शहर पर बमबारी शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरा शहर आग और धुएं में डूब जाता है। हर तरफ चीखों पुकार मच जाती है। अब फाइटर जेट्स ने सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ रख कर लिया। ये देखकर हर तरफ भगदड़ मच गई। सबको अचानक ये बात समझ आ गई कि गवर्नमेंट उनकी हिफाजत नहीं कर रही बल्कि उन्हें खत्म करना चाहती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऐसे में बेथ ने पीछे मुड़कर देखा तो पहाड़ पर एक पुराना स्कूल नजर आया। बीथ ने फौरन कहा, अगर बचने का कोई रास्ता है तो वो यही है। ये सुनकर जीसन, बीथ और जोई तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगे। पीछे ब्रिज पर खड़े बेशुमार लोगों पर फाइटर जेट्स अंधाधुंध बम गिरा रहे थे। हर तरफ धमाकों और चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। ये तीनों भागते हुए स्कूल तक पहुंच गए। खुशकिस्मती से उन्हें वहां एक टनल का दरवाजा मिला। जैसे ही उन्होंने अंदर घुसकर बंकर का गेट बंद किया, ऊपर जोरदार धमाका हुआ, लेकिन चूंकि ये लोग बंकर के अंदर थे इसलिए उनकी जान बच गई। अब उनके जिहन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये कौन सा वायरस है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने पूरे शहर को राख में बदल दिया? वो लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन एक बात उन्हें अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर जिंदा रहना है तो अब इन्हें उसी बंकर में छिपकर रहना होगा। मगर उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल खाने पीने की थी। खुशकिस्मती से बंकर के अंदर पुराना स्टॉक मौजूद था। अगरचे वो सब एक्सपायर खाने जैसा लग रहा था, लेकिन 3 लोगों के लिए वो काफी वक्त तक चल सकता था। बेथ अपनी बेटी जोई को लेकर बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि अगर बेटी बीमार हो गई तो इस वीरान जगह पर क्या करेंगे। और खुद बेथ के हाथ पर भी बंकर का दरवाजा बंद करते वक्त गहरी चोट आ गई थी। दोनों मियाँ बीवी डरे हुए थे कि कहीं वायरस उनकी बॉडी पर हमला न कर चुका हो। जमीन के नीचे जीना आसान नहीं था। रोज वही एक जैसा खाना, कीचड़ मिले पानी को पीकर गुजारा करना और वक्त पास के लिए ताश खेलना। बाहर की दुनिया से उनका हर ताल्लुक कट चुका था। कई दिनों के बाद ये जिंदगी उन पर बोझ बनने लगी। जेसन का खानदान महसूस करने लगा जैसे वो किसी जिंदान में है या जैसे ये दुनिया का अख्तिताम है। एक दिन जोई ने अपने पापा से मासूमियत से पूछा, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे? जेसन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपनी बेटी को तसल्ली दी और कहा, जब बाहर वायरस खत्म हो जाएगा तब हम बाहर निकलेंगे। फिर उसने अपनी बेटी की आंखों पर हाथ रखा और कहा, आंखें बंद करो जोई और सोचो बाहर की दुनिया कैसी होगी। नीला आसमान, सब्ज बाग और लोग जो हंस रहे हैं। इस तरह दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। जीसन और उसका खानदान इस बंकर में कैद होकर वक्त गुजार रहा था। उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर निकलने के इंतजार में वो 300 दिन से भी ज्यादा वक्त यहाँ गुजार चुके हैं। जोई अक्सर अपनी माँ की बनाई हुई पुरानी पेरिस्कोप से बाहर झांकती थी, लेकिन बाहर का मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही थी, जैसे पूरी दुनिया जलकर राख हो चुकी हो। वहां किसी इंसान का नाम और निशान तक नहीं बचा था। ये सब देखकर उस छोटी सी बच्ची के दिल में खौफ बैठ गया। उसने कहा,
मामा शायद हम इस दुनिया के आखिरी जिंदा लोग हैं। माँ ने फौरन उसे गले लगाकर दिलासा दिया और कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, हो सकता है तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छिपे हों। अब रात हो चुकी थी, खाने का वक्त आ गया। उनके पास बचा हुआ खाना बहुत कम रह गया था, इसलिए वो तीनों अक्सर कम खाकर गुजारा करते थे। लेकिन आज जोई की जिद पर उसे पूरा एक केन दिया गया। जोई ने जैसे ही डिब्बा खोला तो वो चौंक गई। डिब्बा अंदर से बिल्कुल खाली था। पीछे की तरफ एक छोटा सा सुराख था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज इस डब्बे में से खाना चरा गई हो। बेथ ने फौरन बाकी सारे डिब्बे चेक किए, लेकिन जैसे ही उसने गुना तो उसके होश उड़ गए। 12 के 12 डब्बे खाली निकले और ये वही खाना था जिस पर उनका अगले 2 हफ्तों का गुजारा होना था। बेथ ने वेंटिलेशन जाली की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि कोई चूहा अंदर आ रहा है। वो बोली, अगर ये वाकई चूहा है तो हमें उसे जल्द मारना होगा, वरना ये हमें भूखा मार डालेगा। अगले दिन जोई अपनी माँ के साथ लकड़ी के बुलाकुस से खेल रही थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। जोई ने पलटकर देखा तो एक मोटा सा चूहा फिर से केन का डब्बा चराने के लिए घुस आया था। जोई ने फौरन माँ बाप को आवाज दी। जेसन गुस्से में चाकू उठाकर आगे बढ़ा ताकि उसे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन वो छोटा सा चूहा बहुत तेज निकला। जेसन के वार से बचकर भाग गया और जाते जाते टेबल पर रखी लालटीन को भी गिरा दिया। अब जैसे ही वो अपने बल में घुसने ही वाला था, बिथ ने अचानक झपटा मारा और उसे मार दिया। तीनों ने सुकून की सांस ली और खुशी मनाने लगे, लेकिन खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। लालटीन के गिरने से आहिस्ता आहिस्ता आग फैलने लगी। जेसन दौड़कर उसे बुझाने की कोशिश करता है, मगर लालटीन इतनी गर्म थी कि उसका हाथ जल गया। इसी दौरान शीशा भी फट गया और पूरा टेबल आग की लपेट में आ गया। पीत ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जेसन ने नल से आधी बाल्टी पानी भरकर डाला। बड़ी मुश्किल से दोनों ने आग बुझाई, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ बल्कि एक नई मुसीबत पैदा हो गई। आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन उससे निकलने वाला घना धुआं पूरे बनकर में फैल गया। वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेशन के जरिए ऊपर निकलने लगा। ये देखकर इन सब के चेहरे पीले पड़ गए। जेसन ने खौफजदा लहजे में कहा, यह धुआं अगर बाहर दिखाई दे गया तो कोई भी जान लेगा कि हम यहाँ जिंदा हैं। अब तीनों ने अपनी सांसें रोक ली थीं। अगली सुबह जब उन्होंने खुद को तसल्ली देने के लिए पेरिस्कोप से बाहर झांका तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने देखा कि बनकर के ऊपर पूरा धुएं का गुबार उठा हुआ है। ये मंजर देखकर उनकी बेचैनी और भी बढ़ गई। जेसन और बीथ बाहर जाने लगे। रवानगी से पहले जेसन ने अपनी बेटी जोई को गले लगाया और कहा, बेटा मुझे प्रोमिस करो, चाहे बाहर से कोई आवाज आए या कुछ भी हो जाए, तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। बस इंतजार करना, हम वापस आ जाएंगे। जोई ने वादा कर लिया और वो वापस ना आए तो उसने स्टूल पर चढ़कर पेरिस्कोप से बाहर झांका। पहले तो उसे अपने माँ बाप दिखाई दिए जो बनकर के दरवाजे को मिट्टी और पत्थरों से छिपा रहे थे, लेकिन अगले ही लम्हे जोई की सांसें गले में अटक गईं। उसने देखा कि जंगल की तरफ से एक काली परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। जोई ने पूरी ताकत से चीख कर कहा, पापा पीछे देखो, लेकिन फासला इतना ज्यादा था कि जेसन और बीथ तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। घबराहट में जोई अपना खौफ भूल गई। वो जंजीर खोलकर बनकर से बाहर निकल आई, लेकिन बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माँ बाप अब वहां नहीं थे। बेचैनी में वो जोर जोर से अपने माँ बाप को पुकारने लगी, मामा, पापा। और तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह दबाया। जोई की आंखें खौफ से फैल गईं, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। चंद सेकंड बाद जंगली हरणों का एक बड़ा झंड शूर मचाता हुआ वहां से गुजरा। ये तीनों और वक्त जाया नहीं कर सकते थे। वो तेजी से भागते हुए वापस बनकर में घुसे और फौरन दरवाजा बंद करके ऊपर लकड़ी की पुटियां ठोंक दें। जेसन ने जंजीर से उसे किस कर बांध दिया। चंद लम्हों बाद उन्हें ऊपर से कुदरती नहीं बल्कि इंसानी कदमों की धीमी आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता बनकर के दरवाजे के गर्द घूम रहा हो। तीनों के जिस्म कांपने लगे। वो आहिस्ता कदमों से दरवाजे से पीछे हटे ताकि ऊपर वाला सुन न सके। जोई के आंसू निकल आए। वो रोने लगी। अचानक सिकरो निकल गया और गड़िया से तेज आवाजें निकलने लगे जैसे किसी ने अलार्म बजा दिया हो। जेसन ने घबराहट में गड़िया को फाड़ डाला और स्पीकर तोड़ दिया। एक एक करके चीन टूटने लगे। ये देखकर जेसन के चेहरे का खून उड़ गया। उसे यकीन हो गया कि दरवाजा ज्यादा देर नहीं टुक पाएगा। वो फौरन अंदर भागा और वाटर पंप का मोटा सा लोहे का पाइप इखाड़ने लगा। इधर बेथ ने अपनी हिम्मत जमा की और सीढ़ी पर चढ़कर अपने जिस्म का वजन इस्तेमाल करते हुए जंजीर को खींचकर दरवाजे को दबाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और फिर एक भयानक मंजर सामने आया। दरवाजे की दर्ज में से एक काला साया झांक रहा था। उसकी आंखें बिजली के बल्ब की तरह तेज चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे खुद मौत ऊपर खड़ी उन्हें घूर रही हो और पूरी ताकत से उस साये पर वार कर दिया। जोरदार दरबुन लगते ही वो चीज पीछे लड़खड़ा गई। जेसन ने एक लम्हा जाये किए बगैर वो पाइप दरवाजे में उड़ा दिया ताकि ढक्कन दोबारा खुल न सके।
ऊपर भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। वो चीज गुस्से में दहाड़ते हुए पीछे हट गई। इनके चेहरों पर मायूसी छा गई थी, क्योंकि अब ये हकीकत सामने आ चुकी थी कि उनका खफिया ठिकाना अजागर हो चुका है। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक बनकर की पुरानी अलमारी जोर जोर से हिलने लगी। जैसन और बैथ के चेहरे की रंगत उड़ गई। इन्हें अंदाजा हो गया कि उसने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया है। अब ऊपर से भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों कीड़े मकोड़े उनके सरों पर दौड़ रहे हों। फिर वो सब के सब बनकर के दरवाजे पर उठे हो गए। मजबूत लोहे का दरवाजा एक धमाके के साथ टूटकर नीचे आ गिरा और दरवाजे के अंधेरे में सैकड़ों आंखें बल्ब की तरह चमकने लगे। ये मंजर देखते ही वो तीनों खौफ के मारे पीछे भागने लगे। ऐसे में जोई ने जमीन के कोने में एक पुराना वेंटिलेशन कोड देखा। पापा, ये रास्ता है, वो चीखी। जेसन ने फौरन पूरी ताकत से उसे तोड़ा, फिर अपनी बीवी और बेटी को धकेल कर बाहर निकाला। अब जब खुद निकलने की कोशिश की तो तंग जगह की वजह से वो फंस गया और दूसरी तरफ राक्षस तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। बचने के लिए जीसन ने एक दिल दहला देने वाला फैसला किया। उसने खुद अपनी कंधे की हड्डी तोड़ डाली ताकि जिस्म सकड़ सके और वो वेंटिलेशन में निकल सके। वो दर्द से चीख उठा, लेकिन जैसे ती से रेंगकर बाहर आने लगा। बेथ ने पूरी जान लगाकर उसे खींचा, लेकिन जैसे ही जीसन बाहर निकलने ही वाला था, एक दिव्यहिकल राक्षस ने उसका पेड़ दबोच लिया। जेसन समझ गया, अब उसका बच पाना नामुमकिन है। उसने आखिरी बार अपनी बीवी की आंखों में देखा और कहा, जो भी हो जाए, जोई को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो खुद को छोड़ देता है। अगले ही लम्हे वो भयानक मखलूक उसे अंधेरे में घसीट लेती है। बीथ और जोई ने नीचे झांका तो खौफनाक चीखों की गूंज सुनाई दी। बीथ जान गई कि उसका शवहर आखिरी लम्हे तक इन दरंदों से लड़ रहा है ताकि वो दोनों बच सकें। वो आंसुओं के साथ अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और अंधेरे में भाग निकलती है। वो दोनों शहर के एक सुनसान हाईवे पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ भी उम्मीद टूट गई, क्योंकि बाहर की दुनिया की तरफ जाने वाला रास्ता अब ऊंची दीवारों से बंद हो चुका था। अब लग रहा था जैसे ये शहर एक कैद खाना है जहां से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकता। इसी लम्हे फजा में एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बीथ ने पीछे मुड़कर देखा तो एक फौजी हेलीकॉप्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक ऊपर से एक बड़ा लोहे का जाल गिरा और वो दोनों इसमें फंस गईं। अंधेरी रात में उनकी चीखें गूंजने लगीं और हेलीकॉप्टर के परों की आवाज हर उम्मीद को दबा रही थी। वो दोनों अपनी पूरी ताकत से जाल से निकलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन लोहे के जाल ने उन्हें जकड़ रखा था। बीथ ने जाली के बीच से ऊपर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फट गईं। वहां चंद काले साये उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इनकी आंखों से हरी रोशनी निकल रही थी। ये वही पीली आंखों वाले राक्षसम थे जिन्हें वो अब तक दूसरी दुनिया की मखलूक समझते थे। लेकिन यहाँ कहानी का असल राज खुलता है। ये कोई राक्षस, कोई एलियन या वायरस के शिकार लोग नहीं थे, बल्कि ये तो मिलिट्री के सिपाही थे, जिन्होंने अपने चेहरों पर गैस मास्क और आंखों पर नाइट विजन ग्लासेस लगा रखी थीं। वही ग्लासेस की चमक अंधेरे में उन्हें किसी दूसरी दुनिया के राक्षस की शक्ल देती थी। अब सवाल यह था कि फौजी आखिर अपनी ही आवाम को क्यों मार रहे थे। ये राज जरा देर में साफ होने वाला था। सोल्जर्स ने बीथ और जोई को घेर लिया। इनमें से एक ने एक बड़ी सी सरंज निकाली और बारी बारी दोनों के गले में छबू दी। टेस्ट के बाद सच सामने आया। दोनों के खून में वही जहरीला वायरस था, यानी अब वो भी इन्फेक्टेड थे और फौज के मुताबिक वो इस दुनिया के लिए एक खतरा थे। असल में जब वायरस पहली बार फैला था तो पूरे शहर के कई लोग उसकी लपेट में आ चुके थे। ये वायरस हुआ से फैलता था और एक इंसान से दूसरे इंसान को पलक झपकते में लग जाता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि इन्फेक्टेड लोग खुद नहीं जानते थे कि वो बीमार हैं, लेकिन जैसे ही एक फौजी बीथ और जोई पर हथियार तानने वाला था, अचानक उसकी गर्दन से खून का फुवारा छोड़ पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि जेसन था, लेकिन अब वो पहले वाला जेसन नहीं रहा था। उसका चेहरा सियाह धब्बों से भरा हुआ था, आंखें आग की तरह सरख जल रही थीं और जिस्म की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। वो पागलों की तरह फौजियों पर टूट पड़ा, एक एक को दबोचकर मारने लगा, लेकिन ज्यादा देर तक वो गर्म हथियारों की बारिश को बर्दाश्त न कर सका। गोलियों की बौछार ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जब सिपाही बेथ और जोई को खत्म करने के लिए आगे बढ़े, वो दोनों किसी तरह जाल तोड़कर अंधेरे में भाग निकले। फौजी उनकी तलाश में चीखते चलाते रहे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि असल खौफ अभी बाकी है, क्योंकि अब बेथ भी आहिस्ता आहिस्ता एक राक्षसी रूप में बदल रही थी। बीथ ने जोई को एक पुरानी कार के अंदर छिपा दिया और खुद आगे बढ़कर फौजी सिपाहियों से टकराने लगी। उसने कई सिपाहियों को अकेले ही मार गिराया, लेकिन गोलियों की बौछार के आगे ज्यादा देर न टक पाई। एक लम्हे में गोली लगी और वो कार की छत पर गिर पड़ी। अंधेरे में छिपी जोई ने यह सब अपनी आंखों से देखा। अपने माँ बाप को इस हालत में देखकर वो सदमे और गुस्से में अपना आपा खो बैठी। अचानक एक छलांग में वो कार से बाहर निकली, एक सिपाही को जमीन पर गिराकर उसका मासिक तोड़ दिया। वो उसे खत्म करने ही वाली थी कि बैथ ने वक्त पर आकर बेटी को रोक लिया। बैथ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक दरिंदा बन जाए। उसने जोई को अपनी बाहों में भरकर शांत किया।
धीरे धीरे जोई की आंखों की हरी रोशनी मध्यम पड़ गई, उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं और वो फिर से इंसान बन गई। मगर जिस सिपाही का मासिक टूटा था वो बच न सका। कुछ ही देर में वो वायरस की लपेट में आ गया। दूसरी तरफ जैसन की हालत नाजुक थी। उसने आखिरी बार अपनी बेटी की तरफ देखा और अपनी अंगुलियों से उसकी आंखों पर प्यार से हाथ फेरा, फिर हमेशा के लिए आंखें मूंद लें। इसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर फजा में गड़गड़ाया। बीथ ने घबराकर अपनी बेटी को पकड़ा और भाग निकली। गुबार और तबाह हाल इमारतों के बीच से गुजरती हुई वो एक अंधेरी सुरंग में घुस गईं। अचानक एक रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। सामने वही छोटा पड़ोसी लड़का खड़ा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो दोनों इस लड़के के पीछे चले। लड़का उन्हें एक गहरे गार में ले गया जहां उसके माँ बाप और कई और लोग छिपे बैठे थे। ये सब वही लोग थे जो वायरस से इन्फेक्टेड थे लेकिन फिर भी जिंदा थे। असल में ये वायरस जानलेवा नहीं था। ये सिर्फ तब असर दिखाता जब कोई इंसान खौफ या गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता। लेकिन इन लोगों ने अपने जज्बात पर काबू पाना सीख लिया था। अंधेरे में जमीन के नीचे वो चूहों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। अब बीथ और जोई को भी सच्चाई मालूम हो चुकी थी। जिन्हें वो अब तक राक्षस समझ रहे थे वो दरअसल फौजी सिपाही थे और जो असली राक्षस थे वो खुद इन्फेक्टेड लोग थे। इसी राज के साथ कहानी का अख्तिताम होता है।